वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग अपने इस सीरीज़ में एस्से राइटिंग लिखना सीख रहे थे, उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है कि इस हम मैंने ये जो सीरीज़ शुरू की है ना, इसमें ये है कि हम लोग एक-एक टॉपिक को उठाएँगे और कोशिश करेंगे उसको लिखने का, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो देख के ऐसे ख़त्म कर दूँगा, नहीं। 2-3 टॉपिक आप भी मुझे चाहे तो एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि इस पे बनाते ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, वैसे लिखते हैं, ठीक है? हम लोग मिल के डिस्कशन करके ऐसे लिखना सीखेंगे और एक आप आपस में एक ग्रुप बना के हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने ये ऐसे टॉपिक उठाया था, आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के बारे में बताया था और हमने सोचा था इस एग्जाम्पल पे लिखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। लेकिन एंड ऑफ द डे ये बहुत टफ टॉपिक निकला, ठीक है? इसका एनालिसिस करने में टाइम लग गया। तो इसको मैंने इस हिसाब से लिखा है कि इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया था कि मैंने इंट्रोडक्शन में स्वामी विवेकानंदा का वो दे दिया था, एक कोट दे दिया और जीविका स्कीम के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है? कि जीविका स्कीम से किस हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आई है और इससे और विमेन का पॉलिटिक्स और फैमिली मैटर्स में इंपॉर्टेंस बढ़ा है, ठीक है? और इस तरह से विमेन एम्पावरमेंट जो है वो जेंडर इक्वालिटी की ओर एक टारगेट है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इससे ये हुआ कि मैंने ये टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इंट्रोडक्शन में कि भाई इस हिसाब से ये हो रहा है। अब जहाँ तक इंट्रोडक्शन से फिर बॉडी में शिफ्ट करने के लिए आपको एक कनेक्टिंग सेंटेंस चाहिए होता है, ठीक है? कि आप टॉपिक से मतलब चेंज कैसे करिएगा। तो चेंज करने के लिए हमने ये यूज़ किया है। अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, किन्हीं किन्हीं को कनेक्टिंग सेंटेंस जो बहुत अच्छा ऐसे लिखते हैं उनको कनेक्टिंग सेंटेंस की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट तरीका है कि वो इसमें जो उन्होंने एस्से का टॉपिक समझा है ना उसको लिख दें। जैसे मैंने सिंपली लिख दिया, इन दिस एस्से वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन वीमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी एंड व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन इन द सोसाइटी। सिंपल सा वो कर दिया, जिससे अब समझ में आ गया कि आगे हमें क्या देखने को मिलेगा विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी में रिलेशन और इसके सोसाइटी में क्या इम्प्लीकेशंस हुए। कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ गया। अब उसका दिमाग इस हिसाब से हो जाए कि हाँ इसको एस्से में यही मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग मैं कॉपी देखने जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ हमने क्या किया, विमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन कर दिया कि क्या है। बस सिंपल सा डेफिनेशन नॉर्मल कि विमेन गेट अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर, ठीक है? जबकि जेंडर इक्वालिटी क्या है? जेंडर इक्वालिटी है कि जहाँ राइट्स और अपॉर्चुनिटी जो है वो इस डज नॉट डिपेंड अपॉन वंस जेंडर, कि उसका जेंडर क्या है उसके अकॉर्डिंग राइट्स और अपॉर्चुनिटी डिफाइन नहीं होंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, किसी में भी हो। राइट टू लिव मैंने फीमेल फेटिसाइड को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल लिख दिया था, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि विमेन एम्पावरमेंट ही जेंडर इक्वालिटी की ओर क्यों है, ठीक? ये मैंने एक्सप्लेन किया कि विमेन एम्पावरमेंट ही जेंडर इक्वालिटी की ओर क्यों जा रहा है, ये क्वेश्चन अराइज होगा। तो वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि विमेन जो है उन्होंने हिस्टोरिकली एक सिस्टमेटिक डिसएडवांटेज फेस किया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सॉरी फेस किया है, वो चाहे वो कहीं की भी हो, ठीक है? किसी भी रिलीजन की और कास्ट की हो, उन्होंने फेस किया है। इसलिए उनको एम्पावर करने से जो गैप हुआ है दोनों जेंडर के बीच में उसको जल्दी से जल्दी हम लोग क्लोज कर सकेंगे और एक स्टेट ऑफ इक्वालिटी को अचीव कर सकेंगे। इसलिए विमेन एम्पावरमेंट क्या नाम है, जेंडर इक्वालिटी की और एक मूव है, ठीक है? अब उसको मैंने सोशल एस्पेक्ट लिख दिया है उसका कि सोशल वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी इन सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट में क्या है कि जैसे मैंने लिखा है कि हमेशा से सेकेंड क्लास स्टेटस उनको मिला है विमेन को, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और रीजन, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ फेस किया उन्होंने? एजुकेशन में, हेल्थ में, फैमिली में, मैरिज में और अदर एस्पेक्ट्स में, ठीक है? चाहे वो पॉलीगेमी हो, फैमिली फेटिसाइड हो, लिटरेसी हो, पेट्रियार्कल माइंडसेट हो। लेकिन जब उन्हें विमेन एम्पावरमेंट हुआ तो उनका स्टेटस इम्प्रूव हुआ। जैसे लिटरेसी और हेल्थ बढ़ने से क्या हो गया, और मनोगामी इंप्रूव हुआ, जैसे वुमेन का स्टेटस अप्रूव हुआ। जैसे गवर्नमेंट का जो ट्रिपल तलाक का जो स्टेप था उससे विमेन को राइट मिला, उनके फैमिलियल राइट्स मिले, ठीक है? और इससे क्या हुआ कि इट इज़ लीडिंग टू जेंडर इक्वालिटी इन सोशल स्फेयर, ठीक है? अब फैमिली इनपुट्स मिलने लगी, फैमिली मैटर्स में सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ, फीमेल फेटिसाइड में कमी आई है। इसी तरह मैंने इकोनॉमिकल स्फेयर पे लिख दिया कि राइट टू वर्क तो उनको मिला हुआ था पहले से, लेकिन इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी में कैसे? अनइक्वल वेजेस थे, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी, बायोलॉजिकल कंडीशन के कारण उनको वर्क नहीं मिलता था और एक ग्लास सीलिंग हुआ करता था, ठीक है? और सेक्सुअल हरासमेंट भी एक फैक्टर हुआ करता था जो उनको फेस करना पड़ता था। लेकिन रिवाइवल ऑफ मॉरलिटी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? एक आध कीवर्ड आपको देना पड़ता है, तो उसी तरह रिवाइवल ऑफ द मॉरलिटी ऑफ द सोसाइटी
एंड कंटिन्यूस फाइट ऑफ द लीडर्स फॉर ऑफ वुमेन राइट्स द सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट स्टेट DPSP में उल्लेख है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का, और फंडामेंटल राइट दिया है क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है चंदा कोचर का, ठीक है, रोशनी नादर का, सुधा मूर्ति का, जिन्होंने जो विमेन राइट, जिनको जब अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो उन्होंने देखा है कि वो इकॉनमी में किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आप एक विशाखा गाइडलाइन का भी एग्जांपल दे सकते हैं। विशाखा गाइडलाइन का एग्जांपल देने से जो मतलब सेफ एनवायरनमेंट की बात आ सकती है। ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर मैंने बात किया कि क्या नाम है, उसी तरह से एग्जांपल में फिर वही जीविका का भी एग्जांपल दे दिया कि बिहार में किस हिसाब से उन्होंने इकोनॉमिकली बोल्ड किया है इनको। फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट मैंने लिख दिया। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या है कि सफरजेट से इनका मूवमेंट शुरू हुआ था ताकि वोट कास्ट कर सके, धीरे धीरे करते 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 अब ये वोट धीरे, जब भी कास्ट करने का वोट मिल गया तो ये वोट बैंक बन गए, तो जिससे लोगों का ध्यान इनकी ओर गया और उसका धीरे धीरे ये पॉलिटिकल लीडर्स भी बन गए। अभी जैसे एग्जांपल मैंने 50% रिजर्वेशन ऑफ वीमेन इन बिहार दे दिया, इससे क्या इम्प्रूव लीडरशिप में आ गई। ठीक है, बिहार इलेक्शन में मैंने देखा कि बिहार इलेक्शन में हमने देखा भी कि 71% से ज़्यादा जो वोटर्स थे वो विमेन थी। ठीक है, ऑल्दो 5 विमेन MLA ही सिलेक्ट हुई हैं, लेकिन जैसे नारी वंदन स्कीम जो हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, ऐसे 33% रिजर्वेशन उनको फ्यूचर में मिलेगा, तो लेजिस्लेचर में उनकी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तीनों का एक्सप्लेन करते हुए दस वी कैन से दैट हाउ विमेन एम्पावरमेंट इज़ द इफेक्टिव वे ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो जहाँ जहाँ सिर्फ मेल का डोमिनेंस था वहाँ विमेन आके जेंडर इक्वालिटी की ओर कैसे मूव कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के थ्रू। ठीक है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, जिससे जो ब्लाइंड मिसनोमरिंग ऑफ ब्लाइंड एम्पावरमेंट जेंडर इक्वालिटी, मतलब एक ब्लाइंड जो हमने सोच लिया है कि विमेन एम्पावरमेंट ही जेंडर इक्वालिटी की ओर मूवमेंट है, ये इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ये मैंने हेडिंग बना दिया क्या है। जैसे जो वीमेन सेंट्रिक लॉज जो हैं, चाहे वो डिवोर्स के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए है, मैन को हमेशा कल्प्रिट बनाते हैं इवन बिफोर ट्रायल, एंड द होल इकोसिस्टम वर्क्स टुवर्ड्स प्रूविंग मैन एज गिल्टी। द डाइवोर्स एंड डाउरी के लॉस के कारण बहुत लोग लीगल टेररिज्म, ये तो सुप्रीम कोर्ट का टर्म है, टर्मिनोलॉजी लीगल टेररिज्म बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आप फॉल्सली अलेज कर देते हैं मैन को सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, जिससे उनका लाइफ जो है मैन का वो हमेशा रुइन हो जाता है। ठीक है, NCRB ने भी कहा है कि जो मोस्ट परसिस्टिंग रीज़न फॉर मेल सुसाइड इज़ फैमिली प्रॉब्लम्स। ठीक है, विमेन के कारण। दस वी कैन ऑल्सो सी दैट नाउ इज द वुमेन एम्पावरमेंट इज बीइंग यूज्ड बाय विमेन एज वेपन टू women empowerment is being used by women as weapon to harass men and they are negatively impacting the gender equality। ठीक, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा दिया। तो इसमें मैंने कंक्लूजन लिख दिया, इसका फिर कंक्लूजन मैंने इस पे ये कर दिया कि विमेन एम्पावरमेंट इज़ अ नेसेसरी टूल्स फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एवरी स्टेक होल्डर शुड वर्क टुवर्ड्स द गोल ऑफ जेंडर इक्वालिटी। इवन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG का भी मैंने एग्जांपल दे दिया, हैव द टारगेट ऑफ अचीविंग जेंडर इक्वालिटी बट द टारगेट इज़ फार फ्रॉम रियलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के दौरान कितना लगा, 164 साल लगेंगे हमें जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए। ठीक है, पर इमर्जिंग प्रॉब्लम जो भाई स्कूल जेंडर इक्वालिटी के कारण जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, इसके ये अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम जनरेट करिए। इसलिए हम लोगों को जेंडर इक्वालिटी के जगह पे जेंडर इक्विटी की ओर मूव करना चाहिए, जहाँ पे जो राइट है वो इस पर डिपेंड करेगा कि किसको ज़रूरत है, ना कि ये कि भाई एक जेंडर का है तो उसको सही राइट दे दो। ठीक है, इसलिए हम लोगों को जेंडर इक्विटी की ओर मूव करना, ये हमारा वे फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से करके हम एक ऐसे को लिख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह मैंने एक ऐसे को ट्राई किया है। अगर आपको कुछ भी इसमें कमी या कुछ भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी इनपुट देना हो तो आप कमेंट में मुझे इनपुट दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नेक्स्ट टॉपिक को ऐसे उठा के लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।